करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और बिल्कुल सिलेक्टेड यहाँ पर क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो डेफिनेटली आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर करें क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। तो चलिए फिर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो इंग्लिश में भी इसको यही बोलेंगे, ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे जिन्होंने इसके फाउंडर कहे जाते हैं, उनका नेम है राजा राम मोहन राय। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट में देखिए आपको याद रखना है कि जो ब्रह्म समाज है ना, वो हिंदू धर्म में मतलब एक तरीके का पहला धर्म सुधार आंदोलन किया गया था और इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। इनका जन्म 1828 में हुआ था और इसकी स्थापना जो थी वो कलकत्ता में की गई थी। इसको वर्तमान में हम कोलकाता के नाम से जानते हैं। अच्छा, ब्रह्म समाज की स्थापना क्यों की गई थी? इसका उद्देश्य ये था कि जो उस टाइम पे हिंदू समाज में प्राप्त बुराइयां थी, जैसे कि सती प्रथा हो गया, बहु विवाह हो गया, जातिवाद, अस्पृश्यता हो गया, इन सभी को समाप्त करने के लिए यहाँ पर इस की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब बनाया? देखिए हमारी जब अंग्रेजों ने हमारे भारत पे अधिकार कर लिया, उसके बाद तो आपको पता है कि अंग्रेजों ने अपना यहाँ पे सारी चीज़ें शुरू कर दी थी। तो अंग्रेजी को, इंग्लिश को जो शिक्षा का माध्यम है वो कब बनाया? तो यहाँ पे सन हो जाएगा 1835। तो 1835 में बनाया गया। 1835 में देखिए यहाँ पे एक गवर्नर जनरल है जिनका नेम है विलियम बेंटिक, जो कि भारत के गवर्नर जनरल, और दूसरे हैं लॉर्ड मैकाले। इन्होंने ही भारत में अंग्रेजी शुरू करने का फैसला किया था और अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 के तहत यह अधिनियम बनाया गया और उसके बाद से अंग्रेजी को शिक्षा का, एजुकेशन का जो मीडियम था वो इंग्लिश को बना दिया गया। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, वेदों की ओर लौटो। कई बार आपने देखा होगा एग्जाम में आप लोगों से नारों से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि ये किसने दिया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, वेदों की ओर लौटो, यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे रिटर्न टू द वेदास। जो इम्पॉर्टेंट डिफिकल्ट टर्म्स होंगे वो मैं आपको इंग्लिश में भी बताती चलूँगी। सो ये किसने दिया था? ये है स्वामी दयानंद सरस्वती जी का कथन, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अधिकांश भूपर्पटी। भूपर्पटी मतलब जो आपका जो एरिया हो गया। सो अधिकांश जो हमारा एरिया है भूपर्पटी वाला, ये कौन से शेल यानी कौन से रॉक्स से बना हुआ है? तो करेक्ट हो जाएगा आग्नेय। आग्नेय शैलों को इंग्लिश में बोलते हैं इसको इग्नियस। इग्नियस रॉक से बना है अधिकांश आपका भूपर्पटी वाला इलाका। अच्छा, आग्नेय शैलें क्या होती हैं? देखो आग्नेय शैलों को ना लावा जो शैल है ये भी कहते हैं। ये चट्टानें गर्म हवा, पिंगली चट्टानें, पिंगली जो पदार्थ होते हैं उनके ठंडे होने से, जैसे लावा है, लावा जब ज्वालामुखी से बाहर निकलता है तो वो बाहर जाके जम जाता है, ठंडा होकर जब वो जम जाता है तो उसी से आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। सबसे ज़्यादा आग्नेय शैलें जो हैं वो पूरे भूपृष्ठ पर ज़्यादातर पाई जाती हैं और इनको प्राथमिक शैल के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी बन सकता है कि प्राथमिक शैल कौन सी है, तो आपका हो जाएगा आग्नेय शैलें। ठीक है, इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर अंग्रेजी अक्षर एस के आकार जैसा है? तो महासागर का नाम है अटलांटिक महासागर। बात करते हैं अटलांटिक महासागर की। तो देखिए ये पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 1/6 भाग और प्रशांत महासागर के क्षेत्रफल का आधे भाग में फैला हुआ है। इसका जो आकार है वो अंग्रेजी के अक्षर एस के आकार का है। ये क्वेश्चन देखो एक तरीके से ऐसे भी बन सकता है कि बताइए जो अटलांटिक महासागर है उसका आकार अंग्रेजी के किस अक्षर के जैसा है? तो एस अक्षर के जैसा है। इस तरीके से क्वेश्चन भी पुटअप हो सकता है। इसके बाद है साइमन कमीशन। भाई जो साइमन कमीशन है ये कब, किस वर्ष भारत में आया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 1928 में जो है वो साइमन कमीशन भारत आया था। अगर हम एग्जैक्ट डेट की बात करते हैं तो 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष थे उनका नेम था सर जॉन साइमन और इन्हीं के नाम पर ही इस आयोग का जो नाम है वो साइमन रखा गया था। साइमन कमीशन ने जो अपनी पहली रिपोर्ट दी थी वो 1930 में प्रस्तुत की थी। क्वेश्चन एक और बन गया, 2 क्वेश्चन बन गए। देखो एक तो साइमन कमीशन भारत में कब आया, इसके अध्यक्ष कौन थे और इसने अपनी पहली रिपोर्ट कब पेश करी। इस तरीके से 3 क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों के
तैयार होती हैं। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन क्या है, क्षुद्र ग्रह जो है वो किन ग्रहों के बीच में देखे जाते हैं। देखिए जो क्षुद्र ग्रह है ना वो आपको देखे जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में। छोटे छोटे से होते हैं, जैसे सौरमंडल में छोटे छोटे पिंड होते हैं, ये धातुएं या फिर चट्टानों से बने होते हैं और लगभग ये आकार में छोटे और अंडाकार कक्षाएं इनकी होती हैं और ये आपको मंगल और बृहस्पति के बीच में आपको क्षुद्र ग्रह की पूरी एक चेन मिलेगी। ठीक है, इसके बाद है सीवी रमन ने सन 1928 में रमन प्रभाव की खोज करी। ठीक है, जिसे हम कहते हैं रमन इफेक्ट। यहाँ पे हमें बताना है कि ये जो रमन इफेक्ट है ये किस क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन तरीका देखो पूछने का बहुत सा अलग था। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है, प्रकाशीय। प्रकाशीय का मतलब हो गया कि ये ऑप्टिक्स से संबंधित है, रमन इफेक्ट, जो कि सीवी रमन के द्वारा दिया गया और इसी के लिए ही इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था 1930 में। और नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये पहले विज्ञान के क्षेत्र में पहले व्यक्ति थे एशिया में जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके बाद है भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे। तो भाई सबसे पहले कौन आए थे, तो अगर आपको ये पता है तो आप समझ जाओगे बहुत आसानी से क्वेश्चन को। तो पुर्तगाली जो पोर्तुगीज थे, पोर्तुगीज ये सबसे पहले आए थे भारत में और सबसे बाद में गए थे ये भारत से। तो आए कब थे, 1498 में कालीकट के थ्रू, और जब गए कब थे, गोवा से गए थे 1961 से। तो इस तरीके से ईयर से भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था। पंजाब केसरी के नाम से बहुत ही फेमस थे लाला लाजपत राय जी, इनको बोला जाता था पंजाब केसरी। लाला लाजपत राय ने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना की थी और ये एक लाल बाल पाल नाम से ना गरम दल, मतलब गरम दल का मतलब है कि बहुत एकदम से क्या होता है ना, जो एग्रेसिव हो जाते थे। ठीक है, तो 3 नेताओं जो इनमें थे लाल बाल पाल, इनका फुल नेम हो गया लाला लाजपत राय, बाल से हो गया बाल गंगाधर तिलक और पाल से हो जाएगा विपिन चंद्र पाल। तो इस तरीके से 3 नेताओं को गरम दल के नेता के रूप में जाना जाता था। इसके बाद है अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की। तो जब ब्रिटिशर्स आए थे यहाँ पे जब आए तो वो देखिए धीरे धीरे करके उन्होंने यहाँ पे अपना जो काम है कारोबार है वो बढ़ाना शुरू कर दिया था। तो जो सबसे पहली फैक्ट्री थी वो कहाँ पे खोली गई थी, वो खोली गई थी सूरत में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सूरत। तो सूरत में देखिए 1608 में खोली गई थी। इसके बाद 1611 में सबसे पहले अंग्रेजों ने मुसल्लीपट्टम में व्यापारिक यानी व्यापार के उद्देश्य से जो फैक्ट्री लगाई थी वो कहाँ लगाई थी, मुसल्लीपट्टम में। ठीक है, इसके बाद है पानी। प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है। नेचर में जो वाटर है उसका सबसे प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वर्षा का जल, क्योंकि देखो समुद्र का जल भी प्योर नहीं, नदी का जल को भी हम प्योर नहीं कह सकते बिल्कुल, लेकिन जो बारिश का पानी है यानी जो रेन वाटर है वो आपका बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म है किसकी, वाटर की। क्लियर हो गया। इसके बाद निम्नलिखित में से किसे गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो जो गांधी जी थे वो अपना राजनीतिक गुरु का मतलब हो जाएगा पॉलिटिकल मेंटर। तो गांधी जी अपना पॉलिटिकल मेंटर मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले जी को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गोपाल कृष्ण गांधी जी गोखले जी ने गांधी जी को देश में लड़ने की प्रेरणा दी, किस तरीके से हम अंग्रेजों से लड़ सकते हैं, कैसे हम उनको भारत से बाहर कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में उन्होंने सीख दी। और उसके बाद जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने उन्हें अपना पॉलिटिकल मेंटर यानी राजनीतिक गुरु मान लिया। तो ध्यान रखिएगा आंसर इस गोपाल कृष्ण गोखले। इसके बाद है जो लाल रक्त कोशिका हैं जिन्हें बोलते हैं रेड ब्लड सेल, इनको किस रूप में जाना जाता है, मतलब इनका एक और नाम है और वो नाम कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा एराइथ्रोसाइट। एराइथ्रोसाइट जो है वो रेड ब्लड सेल यानी आरबीसी को कहा जाता है। इसमें आप ल्यूकोसाइट का नाम भी ध्यान रखो क्योंकि ये डब्ल्यूबीसी यानी जो वाइट ब्लड सेल्स हो गई, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं हो गई, इनको ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानती हैं। तो ये दो इनके नेम है अलग अलग, डेफिनेटली आप इसको ध्यान रखिएगा। देखिए जो आपके रेड ब्लड सेल होंगे, लाल रक्त कोशिकाएं होंगी, वो क्या काम करती हैं। ये काम करती हैं फेफड़ों से जो ऑक्सीजन है इसको शरीर के सभी जितनी भी सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वहाँ तक पहुँचाने का काम कौन करता है, लाल रक्त कोशिकाएं। ठीक है,
इसके बाद है अगला क्वेश्चन, कुचिपुड़ी कहाँ की नृत्य प्रणाली है। तो अगर हम कुचिपुड़ी की बात करते हैं तो ये कहाँ की नृत्य प्रणाली है, क्या हो जाएगा आंसर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो है वो फोक डांस है कौन सा, कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं तो देखिए 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना था। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश में आपको श्री हरिकोटा सतीश धवन सेंटर मिलेगा और यहाँ पे 2 झील बहुत ही ज़्यादा फेमस है, कोलीरू झील और पुलिकट झील, जो कि आंध्र प्रदेश के प्रमुख झीलें हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, चेचक के टीके के लिए जो वैक्सीन है इसका आविष्कार बताना है किसने किया था। तो देखिए चेचक का जो टीका है इसका आविष्कार किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने। तो आंसर एडवर्ड जेनर हो जाएगा। एडवर्ड जेनर जो कि अंग्रेज काया चिकित्सक थे सन 1749 से 1823 और इनको अक्सर इम्यूनोलॉजी का पिता भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि इम्यूनोलॉजी का पिता किसे कहते हैं, तो करेक्ट आंसर है आपका एडवर्ड जेनर को। अगला क्वेश्चन है 17, पोंग बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया। देखिए बांध से आपके 2 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, एक तो पूछेंगे आपसे कि कौन से राज्य में है, सेकंड क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकते हैं कि ये कौन सी नदी पर बना है। ठीक है, तो अगर हम पोंग की बात करते हैं तो पोंग डांस जो है वो आपका कहाँ पर बना हुआ है, रावी नदी पर बना हुआ है पोंग डैम। बात कर लेते हैं कौन से राज्य में मिलेगा, तो भाई ये आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, रावी नदी पर जो है वो इस बांध का निर्माण किया गया है। देखिए एक छोटी सी यहाँ पे हमें सही करना है कि जो पोंग बांध है, सॉरी वो रावी नदी नहीं हो जाएगा, वो व्यास होगा। ठीक है, पोंग बांध आपका कौन सी नदी पर है, व्यास नदी पर बनाया गया है और ये कौन से स्टेट में है, तो ये हिमाचल प्रदेश में। इसे एक और नाम से जानते हैं, महाराणा प्रताप सागर। तो इस नाम से भी अगर पूछा जाए तो आपका आंसर तब भी व्यास होगा, रावी नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद है कार्ल लैंडस्टीनर निम्नलिखित में से किसके आविष्कार के लिए जाने जाते हैं। मतलब कार्ल लैंडस्टीनर ने किस चीज़ को इन्वेंट किया है, तो इन्होंने रक्त समूह, जिसको हम बोलेंगे ब्लड ग्रुप, है ना। जैसे आप ब्लड ग्रुप कहते हो ना कि किसी का ए पॉजिटिव है, किसी का बी पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है, ओ पॉजिटिव है, तो इस तरीके से जो ब्लड ग्रुप बताए थे वो ब्लड ग्रुप किसके द्वारा बताए गए थे, कार्ल लैंडस्टीनर ने इनकी खोज करी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए प्लास्टिक सर्जरी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो प्लास्टिक सर्जरी के अगर हम जनक यानी फाउंडर की बात करते हैं तो वो कहा जाता है सुश्रुत को। ठीक है, सुश्रुत ये शल्य चिकित्सा के जनक के नाम से भी क्वेश्चन बन सकता है या फिर प्लास्टिक सर्जरी के संस्थापक ऐसे भी पूछ सकती हैं। दोनों में आपको ध्यान रखना है, सुश्रुत इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद है वैदिक जो लोग थे, वैदिक काल के जो लोग थे, वैदिक पीपल थे, उन्हें किस धातु का, उन्होंने सबसे पहले कौन सी धातु है, धातु को मेटल बोला जाएगा, कौन सी मेटल है जिसका प्रयोग सबसे पहले किया गया। तो सबसे पहले जो प्रयोग किया गया वो तांबे का प्रयोग किया गया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉपर। ठीक है, कॉपर का इस्तेमाल जो है वो सबसे पहले वैदिक लोगों के द्वारा किया गया था। देखो वैदिक काल को ना 2 भागों में बांटते हैं, एक को बोलते हैं ऋग्वैदिक काल, दूसरे को बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल स्टार्टिंग वाला था, तो यहाँ पे लोग तांबे से परिचित थे यानी कॉपर से। उसके बाद जब उत्तर वैदिक काल आ गया तब जो लोग थे उन्होंने लोहे की भी खोज कर दी थी। लेकिन आप लोगों से अगर स्टार्टिंग ईयर पूछा जाएगा तो तांबा लगा के आओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो राज्य अपहरण नीति है कहाँ पे लागू की गई थी, तो उस टाइम पे 17 रियासतों में बटा हुआ था, राज्य नहीं बोलते थे, रियासत बोलते थे। तो सबसे पहले 17 पर जो है वो ये लागू की गई थी। अब ये राज्य अपहरण नीति या राज्य हड़प नीति क्या होती है, देखिए पैतृक वारिस के ना होने, पैतृक वारिस मतलब पिता का मान लीजिए कोई बेटा नहीं है, उस स्थिति में जो सर्वोच्च सत्ता कंपनी के द्वारा अपने अधीनस्थ क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की नीति का जो सिद्धांत था उसे ही बोलते थे आपका हड़प नीति। तो इस तरीके से कि हड़प लो, है ना, जैसे उनका कोई वारिस नहीं तो उस चीज़ को हड़प लो, ऐसे आप इसको ध्यान कर सकते हो। इसके बाद है, उस प्रथम ग्रह का नाम बताइए जिसके बारे में खोज में बताया गया है कि वहाँ पे 2 सूरज होते हैं, मतलब 2 सूर्योदय होते हैं। तो उसका नाम है कैप्लर 16b। ठीक है, तो कैप्लर 16b एक एक्स्ट्रोसोलर ग्रह है और ये शनि द्रव्यमान ग्रह है जिसका आधा गैस और आधा चट्टान, और यहाँ पे क्या है, बर्फ ही बर्फ शामिल है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया था
तब वहाँ के नवाब कौन थे। क्वेश्चन देखो हिस्ट्री में बहुत सारे बन सकते हैं ईयर से, और कब कौन सम्राट था, कब अंतिम सम्राट कौन था, प्रथम सम्राट कौन था। तो इस तरीके से आपको डेफिनेटली इन वीडियोस से काफ़ी मदद मिलेगी। तो देखिए जब डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया था उस टाइम पे जो अवध के नवाब थे उनका नेम था वाजिद अली शाह। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो 1847 में ये बने थे अवध के नवाब। उसके बाद देखो जैसे ये नवाब बने थे ना, तो ये जितने भी अंग्रेज अधिकारी होते थे तो प्रशासन की तरफ से बार बार उनको चेतावनी देते रहते थे, है ना। अब जब बार बार आप चेतावनी दोगे किसी को तो एक टाइम होगा कि जब उसको गुस्सा आ जाएगा, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, अंग्रेजों ने यहाँ पर अपना कब्जा जमा लिया। तो डलहौजी के द्वारा कब्जा जमाया गया था और उस टाइम पे जो नवाब थे उनका नाम है वाजिद अली शाह। ठीक है, इसके बाद हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है। तो सबसे पूर्वी चोटी जो है वो है नामचा बारवा। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी यही बोलेंगे, नामचा बारवा। ये आपकी कौन सी है, सबसे हिमालय की पूर्वी चोटी। मैप में देख लीजिए, देखिए पूरा का पूरा जो आप ये देख रहे हो, ये पूरा का पूरा आपका जो है वो पूरा हिमालय है पूरा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको सबसे कोने में मिलेगा आपको नामचा बारवा। ये आपको दिख रहा है नामचा बारवा, तो ये कोने पे है बिल्कुल, यानी सबसे पूर्वी चोटी जो है वो आपकी यही है। और यहीं से ही आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो टर्न कर लेती है साउथ की तरफ। क्लियर। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, काटो और जलाओ कृषि ये नाम दिया गया है कौन सी कृषि को। तो ये नाम जो दिया गया है ये दिया गया है स्थानांतरित कृषि को। अच्छा, स्थानांतरित कृषि का एक और नाम है, इसको झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं इसमें होता क्या है। देखिए इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले मान लीजिए कोई लैंड है, वहाँ पे पेड़ पौधे उग जाते हैं, उसको काट कर जला दिया, चलो जला दिया। उसके बाद वहाँ पे जुताई करी जाती है और बीज बो दिए जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे फसल आ जाती है। फसल को काटने के बाद उस भूमि को छोड़ दिया जाता है। फिर उस भूमि पे क्या होता है, पेड़ पौधे उग जाते हैं, फिर उन पेड़ पौधों को काट कर जलाते हैं। इस तरीके से ये पूरा रूटीन चलता है और इसे ही बोलते हैं आपका स्थानांतरित कृषि, या फिर जिसे हम बोलते हैं ट्रेडिशनल फार्मिंग। झूम कृषि भी बोलते हैं इसे, जिसे स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो आई होप तो सभी को इसके बारे में जानकारी ज़रूर होगी। भारत में जो सबसे पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी वो कब चली थी। तो 1853 में चली थी भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी। कहाँ से कहाँ चली थी, तो देखो बम्बई से थाने के बीच में चली थी। ठीक है, 16 अप्रैल 1853, ये आपको ध्यान रखना। और इस ट्रेन में लगभग 400 यात्रियों ने उस टाइम पे सफ़र किया था। क्लियर हो गया क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। सो इनमें से कौन से हैं जिन्हें बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन को शॉर्ट में लिख दिया रेनेसेंस। ठीक है, तो ये किसे कहा जाता है, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय, जिनको भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। इसके बाद है अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी पहली बात तो भारत से नहीं तिब्बत से निकलती, ध्यान रखिएगा। भारत में जब ये प्रवेश करते हैं सबसे पहले ये अरुणाचल प्रदेश में ही प्रवेश करती है। ठीक है, और इसका नाम क्या होता है, वहाँ पे दिहांग इसको बोला जाता है। मैप में देख लेते हैं, देखो यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकली। ब्रह्मपुत्र नदी के निकलने के बाद ये अरुणाचल प्रदेश से जो है वो एंटर करती है अंदर की तरफ, यानी साउथ की तरफ। ठीक है, और इसको बोला जाता है दिहांग। तो इस तरीके से मैप में आप लोग ध्यान करोगे तो इजीली आपको याद हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी शुरू होती है देखिए तिब्बत की मानसरोवर झील से। तो ये आपको अच्छे से डेफिनेटली याद होना चाहिए कि कौन सी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो देखिए दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है वो कहा जाता है कोयम्बटूर को। यहाँ पे आप लोगों से 2-3 क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बन सकते हैं। जैसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तो हो गया, ठीक है, तमिलनाडु के कोयम्बटूर को कहा जाता है। इसके बाद अगर गुजरात की बात हो, गुजरात राज्य का एक शहर है अहमदाबाद, है ना, उसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दोनों में फ़र्क है, देखो वो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है और अहमदाबाद जो है वो पूरे ओवरऑल भारत का जो है वो मैनचेस्टर कहा जाता है। इसके बाद देखो उत्तरी भारत, अब दक्षिण भारत की बात तो हो गई थी, अब उत्तरी भारत में अगर पूछ ले मैनचेस्टर किसे कहते हैं तो उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर शहर को कहा जाता है। तो डेफिनेटली आपको देखो कई सारी चीज़ें मैंने आपको इक्वेशन में अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है।
इसके बाद है कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था। क्वेश्चन में ध्यान से लेना कि ये नहीं बोला कि किसने शुरू किया था, किसने कंप्लीट कराया था। तो इल्तुतमिश ने कंप्लीट कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार है इसका जो कार्यकाल मतलब इसका जो काम था वो शुरू करवाया था। और अगर हम कुतुब मीनार की बात कर लेते तो इसकी लोकेशन कहाँ पे है, ये दिल्ली में है। ठीक है, ध्यान रहेगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण प्रारंभ कराया था, बट वो इसे कंप्लीट नहीं कर पाए थे और इसे कंप्लीट किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, तो ये थे हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं आशा करती हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट था मिक्स्ड क्वेश्चन का आपको अच्छे से डेफिनेटली समझ आया होगा। यहाँ से आपको ओवरऑल जो एग्ज़ाम में कैसे